Hello students, welcome to my YouTube channel Physics Info. Today we will discuss about some numericals regarding the topic self energy that we have discussed in our previous lecture कि सेल्फ एनर्जी क्या होती है। सेल्फ मतलब खुद को प्रिपेयर करने के लिए जो एनर्जी लगे उसे सेल्फ एनर्जी कहते हैं। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की बात की जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो आपके सामने एक पिक्चर है कि एक स्फेरिकल शेल है और आपसे वो ये पूछ ले कि उस स्फेरिकल शेल पे चार्ज क्यू है और आप सबको ये क्वेश्चन करे कि बताइए कि इस स्फेरिकल शेल की एनर्जी क्या होगी। सो नो डाउट कि अब आपको ये मालूम है कि आप एनर्जी निकाल सकते हैं, यानी कि क्यू चार्ज शामिल करने के लिए, बनाने के लिए, क्यू चार्ज जो है उस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जितनी एनर्जी, जितना वर्क करना पड़ा उसे उस चार्ज बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, बल्कि कहें तो खुद को प्रिपेयर करने में जो एनर्जी लगी उसे सेल्फ एनर्जी कहते हैं। तो कल आपको याद होगा, लास्ट टाइम आपको याद होगा जो मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था उसमें जो हमने सेल्फ एनर्जी फाइंड आउट की थी एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की, वो थी k² डिवाइड बाय 2r। ये आपको अच्छे से याद होगा और याद होना भी चाहिए। चलिए आइए फिर इसी पर बेस्ड आज एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r1, ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r1 with uniform charge q is expanded to radius r2, मतलब उसके ऊपर चार्ज q था, फिर उसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड मतलब होता है उसके साइज को बढ़ा दिया। तो कितना वर्क करना पड़ा बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स इन द प्रोसेस। इस प्रक्रिया को पूरा करने में जो वर्क डन करना पड़ा इलेक्ट्रिकल फोर्स को, वो कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो इनिशियल सेल्फ एनर्जी है उस यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की, वो है k² डिवाइड बाय 2r1। मानते हैं मत? अब हमें उसे रेडियस r2 वाले साइज में, स्फीयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का मतलब है कि अब उसका साइज हमें बड़ा करना है, तो वो हो जाएगा k² बाय 2r2। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दोनों सेल्फ एनर्जी हैं। r1 रेडियस का स्फीयर तैयार करने में जो एनर्जी लगी थी वो ये है। अब r2 रेडियस का स्फीयर बनाने में, स्फेरिकल शेल बनाने में जो एनर्जी लगेगी वो ये होगी। और ऐसा करने में इलेक्ट्रिकल फोर्स ने जो वर्क डन किया होगा, तो हम कह सकते हैं क्या? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, that is what? That is W is equal to minus delta U। नेगेटिव आपको याद हो, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो अल्टीमेटली वर्क डन इज इक्वल टू ui minus uf, and then you have the result. What is ui? k² by 2r1. What is uf? k² by 2r2. So we have the final result is what? That is w is equal to k² by 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा स्टूडेंट्स? ui पहले है तो 1 by r1 minus 1 by r2। ठीक है, so this is the amount of work done
जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को करना पड़ा स्फेरिकल शेल के साइज को रेडियस r1 से रेडियस r2 तक बढ़ाने में। प्लीज नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसी क्वेश्चन में मैं एक थोड़ा सा एडिटिंग यहां करूंगा और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब बारी है, स्फेरिकल शेल तो है ही, ठीक है, रेडियस r1 है, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज क्यू भी है, लेकिन अब पॉइंट क्या है वो देखिए। अब है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। also a point charge q naught lie at its सेंटर, यानी कि स्फेरिकल शेल के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज और है। अब हमें क्या करना है? फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय electrical forces in this process। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? अब क्वेश्चन वही है कि रेडियस r1 है, यूनिफॉर्म चार्ज क्यू भी है इसके सरफेस पर, लेकिन एक पॉइंट चार्ज क्यू नोट है जो उसके सेंटर पर भी है। तो फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इन दिस प्रोसेस, क्योंकि हमें उसे एक्सपेंड करना है रेडियस r2 में। क्लियर? तो प्लीज ध्यान से सुने, इसमें एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया जो कहां पर है? उसके सेंटर पर है। तो बस उसको समझने की देरी है यहां पर। देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। यस स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। ये एक स्फीयर है। ये क्या है? एक स्फीयर है। सेंटर पे चार्ज कितना है? क्यू नॉट। सरफेस से चार्ज कितना है? क्यू। रेडियस कितनी है? r1। एक्सपेंड कितने में करना है? r2 में, चाहे वो कुछ ना भी हो। एक्सपेंड किस सरफेस में करना है? किस स्फीयर में जिसकी रेडियस क्या हो? r2। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल सही बात है। तो अब बारी है, सबसे पहले सेल्फ एनर्जी जो इसकी होगी शेल की, सेल्फ एनर्जी एंड इंटरेक्शन एनर्जी। क्यों? क्योंकि अब यहां पे एक पॉइंट चार्ज और है। इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ, बल्कि मैं लिखूंगा इनिशियल सेल्फ एनर्जी एंड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ शेल इज, क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्लीज ध्यान दें। ui इज इक्वल टू, आई होप आपको दिखाई दे रहा है ढंग से, ui इज इक्वल टू स्फेरिकल शेल की खुद की सेल्फ एनर्जी क्या है? अभी अभी मैंने ऊपर मेंशन किया, k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r1। क्लियर? प्लस इंटरेक्शन एनर्जी क्यू नॉट और क्यू1 के बीच का डिस्टेंस कितना? r1। तो ये कितना आएगा? k, जनरल फॉर्मूला याद है ना आपको? दो चार्ज पार्टिकल के बीच की पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाय r। तो यहाँ पे आएगा k
Q1 कौन है, Q0 है, Q2 कौन है, Q है, बीच का डिस्टेंस कौन है, R1 है। तो दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कहें जो कि सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी का सम है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फाइनल क्या होगा, फाइनल क्या होगा, फाइनल होगा k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r2 प्लस k क्यू नोट इंटू में q डिवाइडेड बाय r2। ठीक है, हो गया ना फाइनल। तो वर्क डन क्या आएगा, W इज इक्वल टू, सो देयरफॉर वर्क डन कैसा, बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस W इक्वल टू माइनस डेल U माइनस UF माइनस UI एंड दैट इज नथिंग बट UI माइनस UF। W is equal to, sorry, UI minus UF and you have what is the value of UI? एक काम करें, क्यू स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ, क्यू स्क्वायर R1 और क्यू क्यू नोट क्यू कॉमन आ रहा है, R1 R2 वाली टर्म एक तरफ। ठीक है, तो क्या आएगा, W is equal to UI k क्यू स्क्वायर बाय 2 कॉमन 1 अपॉन में R1, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, माइनस में क्या बनेगा अंदर R2, इसी तरह से प्लस इसकी सेकंड टर्म देखो k क्यू नोट क्यू, इसकी सेकंड टर्म k क्यू नोट क्यू कॉमन आ रहा है, लेकिन क्या बनेगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। क्लियर, अब ध्यान से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगा W इज इक्वल टू, और देखिए k क्यू क्या क्या कॉमन आ रहा है, k भी कॉमन है, क्यू स्क्वायर है तो क्यू कॉमन है, तो क्या बनेगा k क्यू इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 कॉमन, इसमें क्या बचेगा क्यू बाय 2 और इसमें क्या बचेगा क्यू नोट बचेगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वर्क डन। तो ये रिजल्ट क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास टोटल वर्क डन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाए इसलिए ताकि आप इंटरेक्शन एनर्जी और सेल्फ एनर्जी के टॉपिक को ढंग से समझ जाएं और आपके डाउट्स जो हैं इसके रिगार्डिंग क्लियर हो जाएं। स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग ऑन टू स्टडी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और कैसा फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कम टू द पॉइंट। द टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कहां रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां रखा हुआ है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना।
जो हम पढ़ रहे हैं सेल्फ एनर्जी। अल्टीमेटली सेल्फ एनर्जी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए आपको। सेल्फ एनर्जी अल्टीमेटली क्या है कि हमने अभी तक बात की, अभी तक हम क्या कहते आए थे कि एक चार्ज, एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है, उसके ऊपर चार्ज क्यू है। फिर हमने फाइंड आउट किया कि उसके प्रेमिसिस में कोई दूसरा टेस्ट चार्ज है तो वहां की उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। हमने उस स्फेरिकल चार्ज बॉडी की खुद की एनर्जी नहीं निकाली थी ना भाई, उसको हमें असेंबल करने में, क्योंकि वो भी तो एक सिस्टम ऑफ चार्ज ही है, कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ चार्ज। वो डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि चार्ज पूरी बॉडी पे कंटिन्यूअसली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से हमें उसकी भी तो एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। दैट इज द सेल्फ एनर्जी। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना है इस चीज को, और जो न्यूमेरिकल्स हैं आप प्रॉब्लम्स करते रहिए अपनी बुक में से, नोट्स में से, और डाउट आता है तो पूछिए। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि टॉपिक के नाम से ही पहली बात तो क्लियर हो जाती है मैक्सिमम कि हम क्या करने वाले हैं अब इस टॉपिक में। अब हम निकालने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे तो क्या होगा, उसकी एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप सब जानते हैं, पैरेलल लाइन से शो करते हैं उसको, E, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने इस फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे रख दिया, जरूरी है जनरली किसी भी एंगल पे रखना। यहां चार्ज माइनस क्यू है, यहां चार्ज प्लस क्यू है, और माइनस से प्लस आप जानते हैं कि जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो ये है कि नहीं। नो डाउट कि इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है 2a कह लो या 2l कह लो, 2a, ये गैप हो गया इसके बीच का, क्लियर। और ये इस वक्त किसी ना किसी एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, थीटा एंगल के साथ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ब्लैक लाइन जो से दिखा रहा हूं, एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, इसका फील्ड भी होगा, जो ये डार्क लाइन है, ब्लैक लाइन, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो that's why there is some source of positiveness, you can say that। तो जब ये फील्ड डायरेक्शन यहां है, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि फील्ड की डायरेक्शन में ये माइनस चार्ज है, बात समझ में गई, फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा, फोर्स यहां लगेगा, कितना लगेगा, माइनस क्यू ई, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट विल बी प्लस क्यू ई। अब यहां पे एक बात जो है वो नोट करने की है आपके पास, ये सब डिटेल, डाइपोल को रखा, कितना फोर्स लगा, क्या गैप है, कितने एंगल से रखा है, माइनस के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, एंड यू नो वेरी वेल एंड यू हैव स्टडीड दैट कि जब डाइपोल को रखा तो नाउ इस पॉइंट से these two forces form a pair, form a couple, and that couple will try to rotate the dipole, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल रोटेट करने लगेगा। एंड यू नो वेरी वेल कि द टॉर्क, जब रोटेशन का इफेक्ट आता है तो क्या लिखते हैं हम, टॉर्क लग रहा है डाइपोल पे, और उसका एक्सप्रेशन हम कर चुके हैं कि कितना टॉर्क लगता है, द टॉर्क एक्टिंग act on dipole is torque is equal to P E sin theta। हम नहीं लगा रहे ये टॉर्क, हमने तो रखा है, देख रहे हैं हम जनरली
कि हमने जब डाइपोल को फील्ड में रखा तो क्या हुआ, हमें पता चला कि टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर, कौन लगा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है डाइपोल के ऊपर। बात समझ में आ रही है आपको, और आनी भी चाहिए। और अगर हम इसको क्या नाम है P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में लिखे तो P क्रॉस E आता है, आता है कि नहीं आता? तो P की डायरेक्शन ये है, E की डायरेक्शन ये है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, स्क्रू रूल भी देखा। तो फर्स्ट P की डायरेक्शन में E की तरफ फिंगर को मोड़ा, थंब का देना इनवर्ट, तो अल्टीमेटली इसको यहां घुमाएगा ना इस तरह से। कैसे है रोटेशन, क्लॉकवाइज है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा, ठीक है। हमारी एंट्री कैसे होगी, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। और मैंने हमेशा बताया आपको, जब भी आपको किसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो आपको उसके नेचर के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उस सिस्टम की एनर्जी मालूम हो पाएगी कि उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है। यहां सिस्टम कौन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम जो टॉर्क लगाएंगे, हमें भी टॉर्क इतना ही लगाना पड़ेगा कम से कम जितना टॉर्क एक्सटर्नल फील्ड ने लगाया है डाइपोल के ऊपर। और फिर इसी टॉर्क को लगाते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर के अगेंस्ट डाइपोल को और घुमाएंगे। ध्यान से देखना। नाउ द डाइपोल is slightly rotated by angle d theta against this torque, that is कितना, ध्यान से देखिएगा, कितना, सवाल है कितना, TW, तो बर्डन कितना होगा रोटेशनल मोशन में, दैट इज वर्क डन, DW इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। ये टाउ कौन सा, जो हमने एक्सटर्नली लगाया है, कितना, PE साइन थीटा इंटू में डी थीटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि हमने कितना उसको रोटेट किया है स्टूडेंट्स, दैट इज PE साइन थीटा डी थीटा। अब बारी आती है जनरलाइजेशन की, कि जब ये थीटा है तो इसका इनिशियल एंगल कुछ ना कुछ तो रहा होगा, क्योंकि हमें टोटली कितना घुमाना है, क्योंकि ये हमने स्मॉल वर्क किया तो स्मॉल एनर्जी हमें पता लग गई, क्योंकि हमने जो वर्क किया दैट वर्क विल स्टोर, वही वर्क इस डाइपोल की एनर्जी हमें बताएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमें बताएगा। तो हमें अगर टोटल वर्क डन निकालना है, सो टोटल वर्क डन against this field W is equal to integration of PE sin थीटा d थीटा, लेकिन लिमिट कहां से कहां, थीटा 1 से थीटा 2, मतलब इनिशियली कहां था, फाइनली कहां है, वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। कहां से कहां, थीटा 1 से थीटा 2। बात समझ में आ रही है आपको। अब आगे देखिए, इसके बाद देखिए क्या होगा बच्चों, इसके बाद, अब इसके बाद हमें ये नोट करना है कि इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, और मैं फिर लिख रहा हूं, यही W एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, एंड दैट इज PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है थीटा 1 से थीटा 2। मैं एक काम करता हूं, अब हम इसको लिमिट अप्लाई जब करेंगे तो PE अपर लिमिट माइनस कोस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट, तो प्लस कोस थीटा 1 आ जाएगा।
तो ऐसे में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई डाइपोल के अंदर, दैट इज Pe cos θ1 माइनस cos θ2। देखिए θ1 θ2 के चक्कर में कंफ्यूज मत होइएगा। θ1 का मतलब इनिशियल एंगल, भाई हमने जहां से हम ताकि हम ये θ1 θ2 रखने से ना हमारे को हेल्प क्या मिलेगी कि सपोज कि अगर किसी क्वेश्चन में ये आ गया कि डाइपोल 30 डिग्री एंगल पर है, उसको 90 डिग्री एंगल पर या 120 डिग्री एंगल पर ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हमारे पास इनिशियल लिमिट θ1 30 डिग्री के रूप में मौजूद है। तो ये इसका जनरल एक्सप्रेशन है। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन an इलेक्ट्रिक डाइपोल when it is slightly rotated, when it is rotated from against the torque acting on the dipole, that is tau equal to P sin theta। हमें एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा कम से कम इसके बराबर। अब बारी आती है